आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, MP बोर्ड के द्वारा आप सभी छात्रों के लिए प्रश्न बैंक सीरीज जारी की जा रही है और ऐसा निर्देश है कि बच्चों को पूरी प्रश्न बैंक सीरीज याद करवाना है, उनको समझाना है, क्योंकि इन्हीं प्रश्न बैंक में से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आएंगे। इसलिए आपको सभी प्रश्न बैंकों के उत्तर आपको याद होने चाहिए। ऐसा पहली बार हो रहा है MP बोर्ड के द्वारा कि उन्होंने आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो हम आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इन्होंने दिए हैं वो आपको समझाएंगे। इसके अलावा भी हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे और बहुत ही सरलता से, बिल्कुल गाँव की भाषा में, आपकी मातृभाषा में हम आपको इनके उत्तर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपने वीडियो एक भी बार देख लिया तो आप परीक्षाओं तक नहीं भूलेंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि आप साल भर इनको याद करते रहते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। इसी का कारण यह है कि कई स्कूलों का रिजल्ट 40% से कम रहा है और बेचारे उन शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है कि आपने बच्चों को कैसे समझाया। तो आप भी क्या है, सही से समझते नहीं हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिए और हम गारंटी देते हैं अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको पूरे उत्तर याद हो जाएंगे और आप बिल्कुल साल भर इनके उत्तर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं, आपका पाठ है जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस, और इस PDF फाइल की जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके अलावा कमेंट भी कर देंगे, वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, वसा को बसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, वसा को बसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है, समझो बात। जो वसा है आपकी, वसा को बसीय अम्ल में बदलता है, वसा को बसीय अम्ल में बदलता है। ठीक है, देखो बात, वसा क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, तो अपने शरीर में जब अवशोषण होगा तो बसीय अम्ल में के रूप में होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो प्रोटीन आप खाते हैं, प्रोटीन, तो प्रोटीन जाकर के अमीनो अम्ल में बदल जाता है, प्रोटीन जाकर के अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ध्यान रखें, परीक्षा में ये कई बार आता है। ठीक है, इसी तरह वसा को बसीय अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका लाइपेज। इसका सही उत्तर है आपका लाइपेज, ये आपको याद रखना है। वसा को बसीय अम्ल में लाइपेज एंजाइम परिवर्तित करता है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें और आपके सामने ऑप्शन है, उनसे भी प्रश्न बनता है परीक्षा में। आपका जो ट्रिप्सिन है, तो यह प्रोटीन के पाचन से संबंधित है, इससे भी प्रश्न बनता है, याद रख लें आप। ठीक है, फिर आपका दूसरा है रेनिन। तो दूध में एक प्रोटीन होती है केसीन, तो उसके पाचन से संबंधित है, मतलब स्कंदन करता है दूध का, क्या, रेनिन प्रोटीन। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, जब वह दूध पी लेते हैं, जब वो उल्टी कर देते हैं तो दूध एकदम जमा हुआ बाहर निकलता है, दही जैसा। तो ऐसा होता है रेनिन के कारण, ऐसा होता है रेनिन के कारण। पूछा जाता है परीक्षा में कई बार कि रेनिन क्या करता है। ठीक है, तो दूध में एक कैसिन प्रोटीन होती है, उसका स्कंदन करता है। ठीक है, तो इनसे भी प्रश्न बनता है, इसलिए आप इन्हें याद कर लें। अब आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, श्वसन है। ठीक है, तो आपसे पूछा है श्वसन है। ठीक है, तो श्वसन क्या है, तो इसका जो उत्तर है वो तो ठीक है, उपचयन। ठीक है, उपचयन, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो समझो बात, श्वसन को उपचयन क्यों कहते हैं, ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं। श्वसन कैसी प्रक्रिया है, एक उपचयन प्रक्रिया है, या श्वसन एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। देखो, एक होता है रिडक्शन, माने अपचयन और उपचयन।
ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसे कहते हैं अपन उपचयन, ठीक है। अब श्वसन में ऑक्सीजन जुड़ कहाँ रही है इसका ही हमें पता करना है। श्वसन में ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रही है इसका ही हमें पता करना है। तो देखो अभी हम ऐसे खड़े हैं, बोल रहे हैं, तो हम श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो ले रहे हैं तो उसकी आवश्यकता शरीर में क्यों है, क्यों जरूरी है ऑक्सीजन लेना, तो वो भी तो पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन जरूरी है भोज्य पदार्थों के दहन के लिए, भोज्य पदार्थों के दहन के लिए। इस तरह से आप घर में भोजन देखते हो, भोजन बनता है, ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो लकड़ियाँ नहीं जलेंगी क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी है। इसी तरह अपने पेट में भी ये भोजन जलता है। इसी कारण आपने देखा होगा आपका जो शरीर है वो गर्म रहता है। ये बोर्ड अभी ठंडा है, अपना मोबाइल देखना आपका मोबाइल भी ठंडा मिलेगा। गर्म जब होगा जब आप उसको गर्म करेंगे, जब उसको आप जलाएंगे। आपका शरीर गर्म है, कितना तापक्रम होता है आपके शरीर का? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो अपना शरीर जो गर्म है क्योंकि अपने अंदर भोजन जल रहा है, भोजन का दहन हो रहा है, इसे ही कहते हैं श्वसन। परिभाषा भी आपको बताते हैं, पहले इसका समीकरण बताते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आता है, ध्यान रखना। तो हमने आज रोटी खाई, रोटी का सूत्र लिख दिया, रोटी खा ली हमने, ठीक है। फिर सांस ले रहे हैं अपन, तो अपन ने क्या है, अपन ने सांस ली, ठीक है। माने वो सांस में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। भोजन खा लिया, सांस ली। अब क्या है, सांस ली तो सांस बाहर भी छोड़ते हैं, तो सांस ली हमने, तो सांस ली, ऑक्सीजन अपने शरीर में गई तो ये भोज्य पदार्थ का दहन होगा। भोज्य पदार्थ अपने शरीर के अंदर जला, और जला तो धुआं बनेगा, धुआं बनेगा। तो धुआं क्या होता है आप सभी जानते हैं, धुएं का सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है, ठीक है। दूसरी चीज देखो और क्या होता है, अभी आप देख रहे होंगे सर्दियां चल रही हैं, जब आप दर्पण के सामने अपना मुंह देखते हैं और कुछ बोलते हैं तो दर्पण में सामने कुछ पानी छा जाता है, ठीक है, पानी छा जाता है, भाप आ जाती है पानी की। तो वो पानी आया कहाँ से है, आया कहाँ से है? तो ये सोचो अपने अंदर जब भोजन के साथ आपने पानी भी पिया है तो वो भी तो भाप बन के बाहर निकलेगा। आपकी सब्जी बनती है, सब्जी में जितना पानी डालते हो उतना ही सब्जी बचती है, नहीं बचती, सब्जी कम बचती क्योंकि पानी आपका भाप के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो देखो आपका यहाँ पानी भी बाहर निकल गया। बिल्कुल आप जो करते हैं उसी से समीकरण बनता है, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलना है, ठीक है। दूसरी चीज अभी देखो हम आपको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि हमने रोटी खाई है। आप कभी बोलते हो अपने दोस्तों से, क्या है आज तुमने रोटी नहीं खाई है, तुम्हारा बोलने का जो बक है, मतलब बोल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ऊर्जा भी निकलती है, कितनी निकलती है? 673 किलो कैलोरी। ये आपका हो गया समीकरण। आपने रोटी खाई, सांस ली, क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, पानी बाहर निकला और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनी। आप समझ रहे हो, हम आपको समझा रहे हैं, ये सब इसी ग्लूकोज का कमाल है। अभी ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्यों जरूरी है समझो बात। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये है आपका तीर का निशान, तो ये होते हैं अभिकारक, ये होते हैं आपके उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट। तो जितने लेते हैं उतने ही बनेंगे, सीधी सीधी बात है, जितने लेंगे उतने ही बनेंगे। तो कैसे बैलेंस करते हैं वो समझो, बहुत सरल है। यहां देखो आपके कार्बन के हैं 6 हैं, यहां कार्बन आपके के हैं 1 है, तो सीधी सीधी बात है, 6 कार्बन लीजिए तो 6 बनेंगे भी। कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं। अब देखो आपके हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ 12 हैं, यहाँ हाइड्रोजन आपके 2 ही हैं। तो अब 2 को 12 कैसे करोगे? तो यहाँ देखो 6 लगा दो, 6 दूनी 12 आपके हाइड्रोजन हो गए हैं, ठीक है। अब बात आती ऑक्सीजन की। देखो यहाँ ऑक्सीजन आपके 6 हैं और 6 और 2 8। यहाँ देखो 6 2 12 है और 6 18 है, मतलब 6 और 2 6 दूनी ऐसा गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 है, 12 आपके जे हैं और 6 आपके जे हैं, तो आपके टोटल कितने हो गए? 18। माने ये तो कम है आपके, तो अब इन्हें आपको 18 करना होगा, 18 करना होगा। दो अब इससे आप बोल नहीं सकते, मतलब यहां बैलेंस कर नहीं सकते,
नहीं तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन को कितना करें कि ये आपके इस तरफ वाले ऑक्सीजन के बराबर हो जाए। तो 6 तो आपके जे हैं, इनको 12 कर दो तो 12 6 18 और 12 6 18। तो यहाँ कितनी का गुणा कर दें, तो 6 का गुणा कर दें। यहाँ पर देखो तो 6 दूनी 12, 12 आपके ए हो गए और 6 आपके ए हो गए, 12 6 18, 12 6 18। आपका ये समीकरण बैलेंस हो गया है, परीक्षा में हमेशा आता रहता है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका जल है, ठीक है। ये आपका श्वसन का समीकरण हो गया। ऑक्सीजन जुड़ी इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन माने उपचयन, माने ऑक्सीजन का उपस्थित होना क्या कहलाता है, श्वसन। श्वसन कैसी क्रिया है, एक उपचयित अभिक्रिया है, या श्वसन में क्या होता है, उपचयन होता है। अब श्वसन की परिभाषा भी पूछी जाती है, तो देखो क्या है परिभाषा। श्वसन वह जैव रासायनिक अभिक्रिया है, देखना आप पूरा उत्तर। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ये भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, श्वसन कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई है और ये आपका उत्तर हो गया है और आशा करते हैं आपको याद हो गया है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है, स्वपोषी जीवों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। स्वपोषी जीवों के संबंध में आपका कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसका जो पहला है क्या है देख लेते हैं। वे सौर प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। पेड़ पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, तो पहला आपका सत्य हो गया। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं पेड़ पौधे, तो उसका संचय कैसे करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। ये भी आपका कथन सत्य है। और आपका सी क्या कहता है, वे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को सौर प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते। अनुपस्थिति में एक गलत है, ठीक है। तो आपका जो सी है ये कथन आपका असत्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी आपका असत्य हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसका आंसर क्या है, आपका सी वाला सही है, ठीक है। असत्य पूछा है। अब देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 4। यदि लार में एमाइलेज का अभाव हो जाए, मतलब लार में एमाइलेज एंजाइम कम बने, तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी। तो अभी आया था, उत्तर भी आप देख सकते हैं। एमाइलेज, अच्छा अभी लाइव पेज आया था, ठीक है। ये एमाइलेज की बात है। आप एक चीज पर गौर करना, आप रोटी का एक टुकड़ा लेना, ठीक, उसमें घी घी नहीं लगाओ, नहीं तो बसा हो जाएगी उसमें। तो घी का आप रोटी का एक टुकड़ा लेना, उसको मुंह में चबाना, चबाते जाना। एक समय बाद आपको मीठा लगने लगेगा, शक्कर जैसा लगना लगेगा। क्यों लगने लगेगा, समझो बात। आपने जो रोटी का टुकड़ा खाया, मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट खाई, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट पर अगर एमाइलेज क्रिया करता है, ठीक, तो माल्टोस शर्करा बनती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है,
ये आपका स्टार्च है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लिखा आ जाए या स्टार्च लिखा आ जाए, तो एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च पर क्रिया करता है और स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। इसका सही उत्तर है आपका स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। ये आप घर पर ही प्रयोग कर सकते हैं। रोटी का टुकड़ा बहुत चबाएं तो आपको मीठी लगने लगेगी। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि आपकी लार में एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। और पूछा जाता है कि लार में और कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन एंजाइम भी होता है। लार में टाइलिन एंजाइम भी होता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च का परिवर्तन करता है किसमें? शुगर में। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रश्न है आमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है? आमाशय माने आपका पेट, आमाशय मतलब आपका पेट है, समझना बात। तो पेट में आप सभी जानते हैं एक बहुत खतरनाक अम्ल जिसे बोलते हैं HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, समझना पूरी बात। तो HCl जब स्रावित हो रहा है तो पेट में मांस भी होता है, तो मांस जल जाएगा HCl से, क्योंकि HCl तो बहुत खतरनाक अम्ल है। आप सभी जानते हैं HCl मिलकर और नाइट्रिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? अम्लराज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्लराज। 3 भाग HCl और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से क्या बनता है? अम्लराज बनता है। ये इतना खतरनाक होता है कि आपके घर में जब सुनार आते हैं, आपके घर में सुनार आते हैं तो कहते हैं चलो हम तुम्हारे जीवर साफ कर दें, मतलब सफाई कर दें उनकी। तो आपने उनको अपने जीवर दिए, उन्होंने प्लास्टिक के बर्तन में उनको रखे, तो ये उस सोने के जेवर को बहुत अधिक मात्रा में घोल देता है। आपको लगता है कि हमारे जेवर तो वापस कर दिए, लेकिन अगर वो 1 ग्राम भी ले गया है तो समझ लो 1 ग्राम जो है आपका 5,000 रुपए के बराबर होता है, ठीक, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने पेट में जो है HCl का श्रावण होता है, तो पेट की रक्षा कौन करता है? तो यहां पर देखो एक अपना पेट जो है एक प्रकार की म्यूकस से घिरा रहता है। पेट जो है अपना, पेट के आसपास एक परत होती है म्यूकस की, तो HCl निकलता है। HCl से रक्षा कौन करता है? म्यूकस करता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है रक्षा किसके द्वारा होती है? तो म्यूकस के द्वारा रक्षा होती है, ठीक है। इसमें देखो एक चीज और दी है D नंबर पर, उसके बारे में समझ लो। पित्तरस, तो पित्तरस है कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में, समझना बात, पित्ताशय में। और पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है, तो यकृत से पित्तरस निकलता है और जाकर के कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में होता है। इस पर भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है हमेशा। और सुनो, पथरी 2 प्रकार की होती है, एक किडनी में होती है, एक आपके पित्ताशय में पथरी होती है, तो ये बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? मतलब अभी आपने देखा था यहां पर यकृत में बनता है पित्तरस और कहां होता है? पित्ताशय में। तो जो आपका पित्तरस है इसको आगे चल के कौन प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है? तो इसको ग्रहण करता है, इसको ग्रहण करता है ग्रसिका। ग्रसिका माने ईसोफेगस नली, ठीक है। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से बना हुआ पित्तरस प्राप्त करता है? तो सही उत्तर है आपका ग्रसिका, मतलब ईसोफेगस नली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो देखो आपके पाचन नली में 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है क्षुदांत्र, एक होता है बृहदांत्र। तो हकीकत में देखा जाए तो जो क्षुदांत्र है वो वास्तव में बृहदांत्र से बड़ी होती है, ठीक है। तो देखो भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? पूर्ण पाचन, ठीक है। तो ये आपका सही है
क्षुदांत्र, ठीक है, इसको याद रखना आपको, क्षुदांत्र, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। तो किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो क्षुदांत्र में। तो भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो क्षुदांत्र में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में। क्षुदांत्र मतलब छोटी आंत्र। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब है, चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाएं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है। समझे बात। आपको प्रयोगशाला में एक आपसे प्रयोग करवाया होगा। आपके प्रयोगशाला में इस तरह से एक बोतल रखी होती है, एक बोतल रखी होती है, ठीक है, ऐसी बोतल रखी होती है, ठीक, कैसी भी बना सकते हैं अपन। तो यहाँ लिखा होगा उस बोतल पर स्टार्च, ठीक है, स्टार्च। तो आपके शिक्षक इसमें से स्टार्च निकाल लेते हैं, ऐसा रख देते हैं, इसमें स्टार्च डाल देते हैं, स्टार्च डाल देते हैं और उसमें आयोडीन का विलयन मिला देते हैं। तो कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है, नीला काला हो जाता है। तो आप समझ गए कि जब स्टार्च में हम आयोडीन मिला देते हैं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है, ठीक है। अब प्रश्न आपसे कह रहा था कि चावल के पानी में ऐसा क्या है कि आप उसमें आयोडीन मिला देते हैं तो वो नीला काला हो जाता है। तो चावल के पानी में क्या है? स्टार्च है। बात खत्म। समझ गया बात। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? तो वापस लौटने से कौन रोकता है, ठीक है। तो हृदय के अंदर वापस, आप जानते हैं हृदय जो है अपना 4 कक्षीय होता है, ठीक है, 4 कक्षीय हृदय होता है। आप शब्द पर गौर करें, लिखी है वापस लौटने से कौन रोकता है। तो समझो एक बात, जो कृषक भाई हैं जिनके पापा खेती करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने इंजन तो देखा ही होगा, इंजन देखा ही होगा। तो इंजन में अगर यहाँ से देखो एक पाइप ऐसा गया, एक पाइप ऐसा गया और एक पाइप ऐसा गया। अब समझ ना बात, ये है आपकी नहर, ये है आपकी नहर, समझ ना बात, ये आपकी नहर है। तो जो जिनके पापा खेती करते हैं तो उन बच्चों को पता होगा कि यहाँ पर एक बाल्ब लगा रहता है, लेकिन आप क्या शॉर्ट में बोल देते हो बाल, शॉर्ट में क्या बोल देते हो बाल, पूरा नाम है बाल्ब। देखो अगर बाल्ब खराब है तो इंजन का पूरा पानी जो नहर में उतर जाता है। अगर नहर में पूरा पानी नहीं उतरे तो इसमें हम क्या लगा देते हैं? इसमें बाल्ब लगा देते हैं, इसमें बाल लगा देते हैं। इसी तरह अपने हृदय में भी बाल्ब होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें धमनी होती हैं और इसमें सिराएं होती हैं, ठीक है। तो सिराएं क्या हैं? खून को ऐसे उठाती हैं पूरे शरीर से। अगर सिराओं में यहां पर बाल्ब नहीं हो, बाल्ब को अपन हिंदी में कपाट भी कहते हैं, कपाट, ठीक है, संस्कृत में कपाट का मतलब किवाड़ होता है। अगर यहां पर बाल्ब नहीं हो सिराओं में तो पूरा खून वापस पैरों में चला जाएगा। समझ गया बात। तो सिराओं में क्या होते हैं? बाल्ब होते हैं। तो बात हो रही थी यहां पर हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? वापस लौटने से कौन रोकता है? बाल्ब। कौन रोकता है? बाल्ब, ठीक है। आपको उत्तर समझ में आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखो प्रश्न है मांसपेशियां, मांसपेशियां। तो एक बात आप ध्यान देना, आप कभी दौड़ कर रहे होगे, आपने मतलब आपने 500 मीटर दौड़ लगा ली और जैसे ही आप रुक गए, आपने 2 सेकंड के लिए बिल्कुल रुके, आपको रुकना ही पड़ेगा, आप दौड़ नहीं पाओगे। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि दौड़ने के बाद अगर आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, आप दौड़ नहीं निकाल सकते। एक ही बिल्कुल लय में आप दौड़ते जाओ, दौड़ निकाल लोगे जब आप आगे चल करके MP पुलिस वगैरह की परीक्षा दोगे, ठीक है। तो प्रश्न है आपका कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। यह किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है? समझो बात।
मांसपेशियां जो है अपनी थक जाती हैं, मांसपेशियां अपनी थक जाती हैं, पूरी बात यह है, ठीक है, थक जाती हैं। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है अपनी मांसपेशियां थक जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है मांसपेशियों में कि वो थक जाती हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण? अब बनता क्या है, अब बनता क्या है वो देख लो। इसमें आपके सामने देखो 4 विकल्प हैं, ठीक है। तो आपके सामने इसमें गलत भी लिखा हुआ है, पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है। इसके अपन अंग्रेजी देखते हैं, इसके अपन अंग्रेजी देखते हैं। तो अंग्रेजी में डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक अम्ल। हिंदी इसकी गलत है, पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, ये गलत लिखा हुआ है। सही था पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, ठीक है। तो इसका जो डी जो है आपका क्या सही है? पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, तो ये सही है आपका उत्तर, ठीक है। मांसपेशियां थक जाती हैं, क्यों थक जाती हैं? पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। यहां पर आप देखें लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। जब अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है। एक बात और समझो, जब कभी आप एक स्थिति में बैठे रहते हैं, मतलब आपका एक घुटना है, हाथ मुड़ गया, तो अपन बोलते हैं हमारा पैर सो गया, हमारे घुटने सो गए, ऐसा बोलते हो। तो सोने में क्या होता है, प्रॉपरली आपका जो रक्त है पूरे शरीर में नहीं बहता, क्योंकि आपकी जो धमनी उस तरह है वो मुड़ गई हैं। तो जब मुड़ गई हैं तो देखो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जो है आपकी वहां नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन पे वहां पर ब्रेक लग जाएगा। जब ब्रेक लग जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। जब लैक्टिक अम्ल आपका बन जाएगा तो फिर मांसपेशियों में थकान हो जाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप समझ गए हैं। पैरों में जकड़न किस कारण से होती है? पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अब आपकी सही जोड़ियां देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो देखो ये है आपका पित्रस, ठीक है। तो आपको हमने पहले ही समझा दिया, पित्रस का संग्रह कहां होता है? पित्ताशय में होता है, पित्ताशय, ठीक है। चलो फिर है आपका ट्रिप्सिन। हमने आपसे देखो कितना अच्छा पहले बताया था कि ट्रिप्सिन आप याद कर लीजिए। ट्रिप्सिन किसके पाचन से संबंधित है? ट्रिप्सिन किसके पाचन से संबंधित है? प्रोटीन के पाचन से संबंधित है, ठीक है। तो देखो आपके सामने यह प्रोटीन हो जाएगा, हो जाएगा प्रोटीन। फिर आपका यकृत, फिर आपका यकृत। तो यकृत में क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। यकृत को हम लिवर भी बोलते हैं, यकृत को हम लिवर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, लिवर, LIVER। फिर आपका लाइपेज, तो आप सभी जानते हैं लाइपेज क्या करता है? लाइपेज वसा को बसीय अम्ल में बदल देता है, वसा को बसीय अम्ल में बदल देता है, तो ये आपका वसा सही हो जाएगा। फिर आपका इंसुलिन, लास्ट का तो अपना वैसे ही सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इंसुलिन, तो इंसुलिन बचा कौन? आपका अग्नाशय। अग्नाशय को अपन पेनक्रियाज भी कहते हैं, अग्नाशय को अपन पेनक्रियाज भी कहते हैं, ठीक है। पित्रस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। बनता कहाँ है? यकृत में बनता है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ पहुंच जाता है? ईसोफेगस में पहुंच जाता है, अपन ने भी देखा था। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान रखें। यकृत में क्या बनता है? यूरिया का निर्माण होता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को बसीय अम्ल में बदल देता है। इंसुलिन कहाँ होता है? इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है, ठीक है। यहाँ पर जब विस्तार से पढ़ेंगे आप तो अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अल्फा कोशिकाएं बीटा कोशिकाएं होती हैं, तो उन्हीं के द्वारा हार्मोनों का यहाँ पर स्रावण होता है, ठीक है। अब है आपके खाली स्थान। क्वेश्चन नंबर, मतलब कुछ भी नंबर दे सकते हैं। तो देखो पहला जो आपका रिक्त स्थान है, पहला जो आपका रिक्त स्थान है, इसमें क्या बनना है? प्रोटीन के रूप में अवशोषित होता है। तो प्रोटीन जो है अपना अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। अमीनो अम्ल, ध्यान रखना, प्रोटीन का जो है इसकी चर्चा अपन ने पहले भी की थी। अभी इस प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है, ठीक है। दूसरा देखो
कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है, कोशिका का घर क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और यही ऊर्जा का उत्पादन करता है कोशिकाओं में, आप सभी जानते हैं, और एटीपी के रूप में ऊर्जा को संग्रहित कर लिया जाता है। फिर है तीसरे में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाठ का ही नाम है, जैव प्रक्रम। फिर है पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है। भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है, भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फिर अपना पांचवा, वृक्क के निस्पंदन एकक तो क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन कहलाते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको वृक्काणु, इसको कहते हैं हिंदी में वृक्काणु। तो समझो बात, ये क्या होते हैं? एकक किसे कहते हैं? एकक समझ लो थोड़ी। देखो, एकक अपना जो शरीर है पूरा कोशिकाओं से बना होता है, तो अपने शरीर की एकक है सेल, एकक है कोशिका। ठीक है, इसी तरह अपना जो किडनी है, अपना जो वृक्क है, ठीक है, वो देखो अगर हिंदी में आ जाता तो आप बना ही देते, ऐसा आ जाता कि वृक्क के निस्पंदन को एकक है वृक्काणु, मतलब वैसा आ जाता, ऑप्शन में आता है। ठीक है, जोड़ी में आ जाता तो आप बना देते, लेकिन रिक्त स्थान पूछा है तो आपको याद होना चाहिए। तो जो नेफ्रॉन के द्वारा किया है, आपका जो ब्लड है वो क्षमता रहता है। ठीक है, तो वृक्क का एकक क्या है, वृक्क की इकाई क्या है? तो ये नेफ्रॉन है। अब है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो देखो पहला अपन देख लेते हैं, ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो आप सभी जानते हैं नाइट्रेट व नाइट्राइट, नाइट्रेट व नाइट्राइट। ठीक है, दूसरा देख लो, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम होता है। तो समझो बात, जो भोजन अपन करते हैं तो पाचन नली होती है, तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिलता है? एमाइलेज मिलता है। तो इसका सही उत्तर है एमाइलेज। ठीक है, पाचन नली में सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिल जाता है भोजन से? तो एमाइलेज मिल जाता है। ठीक है, तो तीसरे का क्या है? शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, तो शरीर में पानी का अवशोषण आपका बड़ी आंत्र में होता है। ठीक है, बड़ी आंत्र में होता है। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा। फिर है जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम क्या है? एटीपी है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आपका पांचवा क्या है, इसमें देख लेते हैं, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, तो देखो इसे कहते हैं अपन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और इसे कहते हिंदी में कहते हैं पर्णहरित, पर्णहरिम। ठीक है, पर्णहरिम कहते हैं। तो ये आपके थे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अब हम देख लेते हैं सही या गलत। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। पांचवा है आपका, पांचवा देख लेते हैं सही गलत, सही या गलत। तो पहला है आपका, देखो यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। बिल्कुल सत्य बात, अभी आपने देखा था यकृत में किस कर्मण होता है? यूरिया कर्मण होता है। तो पहला तो जो देखो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लो, धमनी की दीवारें सिराओं से पतली होती हैं। ये देख लो आप, ये देख लो आप, आपका जो हाथ होता है तो देखो अंदर होती है देखो धमनियां, और ऊपर जो होती हैं सिराएं होती हैं। धमनियां शरीर के अंदर होती हैं, सिराएं ऊपर उभरी होती हैं। अब बात आती है पतली धमनियां किस में होंगी, पतली सिराएं किस, पतली परत किस में होगी, दीवार किस में होगी? तो देखो आपके सामने एक लिखा है धमनी, और
यहाँ लिखा है सिरा, इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखो धमनी और सिरा, समझो बात। धमनियाँ शरीर के अंदर स्थित हैं और सिरा हैं आपकी उभरी हुई। तो एक बात बताओ, जो धमनियाँ शरीर के अंदर हैं, कोई टूट फूट हो जाए तो बार बार शरीर को खोलो, सर्जरी करो, ऑपरेशन करो, ठीक है, धमनी अंदर होती। तो एक बार क्या है, इनको अच्छी मोटी बना दो, मोटी बना दो, ठीक है। सिराएं कहाँ होती, उभरी हुई दिखती हैं, तो दिखती रहें, टूट फूट ना हो जाए, तो बार बार अपन को खोलना ना पड़े, दिक्कत ना हो। तो शरीर ने ऐसी संरचना बनाई है कि इस व्यक्ति को दिक्कत ना हो, धमनी अंदर है, इसलिए उनको मोटी बना दो। जब मोटा पाइप कर दिया तो बार बार इसको खोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा था कि धमनियों की दीवारें सिराओं से पतली होती हैं। गलत बात, इसकी तो मोटी होती हैं। ये पाइप है अपना, देखो ए पाइप है, अगर ए ऐसा है तो ए ऐसा होगा, ये मोटी होती हैं, ठीक है। दीवार इसकी मोटी होती है क्योंकि शरीर के अंदर होती है। अब इसमें कहा है कि धमनी की दीवारें सिराओं से पतली होती हैं, इससे पतली है क्या, नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है, ये आपका हो जाएगा असत्य, असत्य। फिर आपका तीसरा, प्लेटलेट रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है। बिल्कुल सत्य है, प्लेटलेट से ही रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। फिर है क्षुदांत्र, माने छोटी आंत्र। छोटी आंत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, ये सत्य है। तो देखो अपनी जो आंतें हैं तो इनमें ऐसी नली निकल ऐसी प्रवर्ध निकल रहते हैं, इससे क्या है, पृष्ठ सतह बढ़ जाता है और भोजन का अच्छे से अवशोषण होता है, ठीक है, ये सही है आपका। और पांचवा देख लेते हैं अपन, स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। देखो तो स्वपोषी जीव होते हैं, अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, दूसरों से क्या आवश्यकता। लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि दूसरों को तैयार किए भोजन को लिया जाता है स्वपोषण में। तो स्वपोषण का मतलब ही क्या, स्व माने स्वयं, माने खुद भोजन बनाना, खुद ही खाना, वो तो मतलब है। तो स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। तो ये आपका है असत्य, असत्य है, ठीक है, ये आपका है असत्य। ठीक, क्यों असत्य है आप समझ गए। बात आ रही स्वपोषी माने स्वपोषण, माने वो खुद ही बना रहे हैं, ठीक है, दूसरों से भोजन नहीं ले रहे हैं। ये पौधों के बारे में बात हो रही है। कई ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं और अपने जीवन की सही प्रक्रियाओं को करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, असत्य नहीं होता है, ठीक है। आपको सभी उत्तर समझ में आ गए हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।